नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। मृदुला गर्ग की कहानी मेरे संग की औरतें के कुछ अंश आज हमारे सामने हैं। इसे पढ़ते हुए मेरे मन में जो सबसे बड़ा सवाल आया वो ये था कि एक परिवार में विद्रोह की भावना विरासत में कैसे मिलती है। क्या ये खून में होती है या माहौल में? क्योंकि इस कहानी में एक के बाद एक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी दुनिया अपनी शर्तों पर बनाई। और ये शर्तनामा किसी कागज पे नहीं लिखा गया था, ये उनके जीने के तरीके में था। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से किसी ने भी परिवार या समाज से सीधी लड़ाई नहीं की। सही बात है। उन्होंने परंपराओं को तोड़ा नहीं, बस उनके दायरे में रहते हुए अपनी आजादी का एक कोना तराश लिया। आज हम इसी कला की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प विरासत की पड़ताल शुरू करते हैं। कहानी की पहली और शायद सबसे रहस्यमयी कड़ी है लेखिका की नानी, जिनसे वो कभी मिली नहीं, कभी नहीं, पर जिनकी एक कहानी ने पूरे परिवार की दिशा ही बदल दी। और कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही पारंपरिक तस्वीर मिलती है। लेखिका की नानी जो अनपढ़ हैं, पर्दा करती हैं और जिनके पति शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री पढ़ने कैम्ब्रिज चले जाते हैं। और जब वो लौटते हैं तो पूरी तरह साहब बन चुके हैं, विलायती तौर तरीकों में रंगे हुए। हाँ, सोचिए, एक ही छत के नीचे दो अलग अलग दुनियाएं चल रही हैं। पति साहबों वाली महफिलों में उठते बैठते हैं और पत्नी घर की चार दीवारी में अपनी पारंपरिक दुनिया में जी रही हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नानी ने कभी अपने पति के रहन सहन पर कोई उंगली नहीं उठाई, नहीं अपनी कोई इच्छा उन पर जाहिर की। एक तरह का खामोश सह अस्तित्व था। लेकिन ये खामोशी तब टूटी जब उन्हें महसूस हुआ कि जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया है। तब उन्होंने ऐसी बात कही जिसकी किसी को, यहाँ तक कि उनके पति को भी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। उन्होंने अपने पति से कहा कि वो उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। और ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। एक महिला जो जिंदगी भर पराए मर्दों से तो क्या, अपने पति से भी खुलकर बात नहीं करती, वो अपने आखिरी सांसों में उनके दोस्त से मिलना चाहती हैं। ये भी देखना दिलचस्प है कि उनके साहब पति ने कोई सवाल नहीं किया। हाँ, उन्होंने अपनी पत्नी के इस आखिरी अजीब सी इच्छा का बिना सवाल के सम्मान किया। ये दिखाता है कि उनके रिश्ते में एक अनकहा सम्मान भी था, जिसे शायद किसी ने पहले नहीं देखा था। नाना जी फौरन प्यारेलाल शर्मा को बुला लाते हैं। और तब नानी, जो लगभग बेजुबान सी थी, वो कहती हैं, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। वाह! मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्माबरदार से हो। ये घरेलू प्रतिरोध का आप देखिए एक बेहतरीन उदाहरण है। जब आप सार्वजनिक रूप से विद्रोह नहीं कर सकते, जब आपके पास आंदोलन करने की आजादी नहीं है, तो आप अपने घर की चारदीवारी के भीतर अपने सबसे निजी फैसलों के जरिए अपनी विचारधारा को जिंदा रखते हैं। नानी ने अपनी बेटी के भविष्य को एक हथियार बनाकर अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने साफ साफ कहा, आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। एक पर्दानशी महिला के मुंह से ये शब्द उस दौर में किसी क्रांति से कम नहीं थे। सही बात है। उन्होंने पूरी जिंदगी पति की जीवन शैली में दखल नहीं दिया, पर अपनी बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उन्होंने अपनी विचारधारा के हिसाब से लिया। और जैसा कि लेखिका लिखती हैं, असली आजादी शायद यही है। बिल्कुल, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर ना होना। नानी ने ये साबित कर दिया। उन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी को अलविदा कहा। तो नानी ने अपनी बेटी के लिए एक आजादी का सिपाही तो चुन लिया, लेकिन इस चुनाव ने लेखिका की मां की जिंदगी को एक बिल्कुल अलग और मुश्किल रास्ते पर डाल दिया। उनकी शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आईसीएस की परीक्षा में सिर्फ इसलिए नहीं बैठने दिया गया क्योंकि वो आजादी के आंदोलन में शामिल था। और उनके पास कोई पुश्तैनी जायदाद भी नहीं थी। हाँ, तो यहाँ से कहानी में एक और दिलचस्प किरदार की एंट्री होती है, लेखिका की माँ। वो भी अपनी माँ की तरह ही परंपराओं से अलग थीं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल जुदा था। कैसे? वो खामोश विद्रोही नहीं थीं, वो एक तरह से उदासीन विद्रोही थीं। अच्छा, लेखिका बताती हैं कि उनकी माँ बेहद नाजुक थीं, इतनी कि उन्हें खादी की साड़ी पहनना भी एक भारी काम लगता था। उनकी सास यानी लेखिका की दादी मजाक में कहती थी, हाँ, वो कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पहुंची और छींके पर टांग दी। हाँ, मतलब इतनी नाजुक कि किसी काम की नहीं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। वो कोई पारंपरिक बहू,
पत्नी या माँ की भूमिका नहीं निभाती थीं, फिर भी परिवार में उनका रुतबा बहुत ऊंचा था। और ऐसा क्यों था? वो कभी झूठ नहीं बोलती थीं, बेहद निष्पक्ष थीं और एक की गोपनीय बात कभी दूसरे को नहीं बताती थीं। तो इन्हीं गुणों की वजह से घर के लोग मुश्किल वक्त में उनसे सलाह लेते थे और बाहर वालों से उनकी दोस्ती थी। वो घर का केंद्र थी, बिना घर का कोई काम किए। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। इसे हम एक तरह का रचनात्मक खालीपन कह सकते हैं। रचनात्मक खालीपन, ये क्या है? मतलब जब माँ पारंपरिक भूमिकाएं जैसे हर बात में टोकना, बच्चों को हर वक्त लाड़ प्यार करना या उन पर उम्मीदों का बोझ डालना, ये सब नहीं निभाती, तो बच्चों को उन उम्मीदों से आज़ादी मिल जाती है। उन्हें अपनी पहचान खुद गढ़ने का एक खाली कैनवस मिलता है। ये बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि लेखिका कहती हैं कि उनकी माँ ने कभी उन्हें प्यार नहीं किया, न उनके लिए खाना पकाया। उनका ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने, संगीत सुनने या साहित्य चर्चा में बीतता था। और उन्होंने हर किसी को उसकी निजता दी, किसी की चिट्ठी नहीं खोली, किसी से निजी सवाल नहीं पूछे। शायद इसी माहौल ने लेखिका और उनकी बहनों को अपनी राह बनाने और लेखन की दुनिया में आने की आज़ादी दी। बिल्कुल, माँ की आज़ादी का तरीका अलग था। उन्होंने घर के कामों से खुद को आज़ाद रखा और अपनी एक बौद्धिक दुनिया बनाई, और परिवार ने उनकी इस आज़ादी का सम्मान किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी और प्रगतिशील बात थी। तो हमने देखा कि नानी ने खामोशी से विद्रोह किया और माँ ने एक अलग बौद्धिक दुनिया बनाकर। लेकिन इस परिवार में लीक से हटकर चलने की ये आदत शायद और भी पुरानी थी। हाँ, कहानी में एक और किरदार है जो इन सब से 2 कदम आगे थी, लेखिका की परदादी। हाँ, परदादी का त्यौहार तो कहानी में एक अलग ही ऊर्जा लेकर आता है। वो सिर्फ लीक से हटकर नहीं चलती थी, वो अपनी लीक खुद बनाती थी। जैसे उनका वो व्रत कि अगर उनके पास 2 से ज्यादा धोतियां हो गईं तो तीसरी दान कर देंगे। ये उस दौर में एक तरह का अपरिग्रह या कह सकते हैं मिनिमलिज्म का सिद्धांत था, जो आज बहुत फैशनेबल माना जाता है। लेकिन उनका असली जलवा तो तब दिखा जब लेखिका की मां गर्भवती हुई। उन्होंने पूरे गांव के सामने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोह को पहली संतान लड़की हो। सोचिए, उस जमाने में जहां हर कोई कुलदीपक यानी बेटा चाहता था, वहां ये मन्नत मांगना ही अपने आप में एक सामाजिक विद्रोह था। ये बहुत हिम्मत का काम था। बिल्कुल, उन्होंने पैट्रियार्कल नॉर्म्स को सीधे सीधे चुनौती दी, लेकिन उसका माध्यम चुना धर्म को। मन्नत मांगकर उन्होंने अपने विद्रोह को एक सामाजिक स्वीकृति का कवच पहना दिया। और जैसा कि माना जाता था, उनका भगवान से सीधा कनेक्शन था। हाँ, एक नहीं 5-5 बेटियां हुई। और परदादी के आत्मविश्वास का सबसे बड़ा किस्सा तो चोर वाला है। ओह, वो तो कमाल है। एक बार घर के सारे मर्द किसी बारात में गए हुए थे और औरतें रत जगा कर रही थीं। तभी एक चोर हवेली में घुस आया और सीधे परदादी के कमरे में पहुंच गया। अब यहाँ सीन सोचिए, आधी रात, घर में सिर्फ औरतें और कमरे में एक चोर। कोई भी सामान्य इंसान डर जाएगा। पर परदादी तो परदादी थी। आहट से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने चोर से पूछा, कौन? जवाब मिला, जी मैं चोर। और वो जो करती हैं, वो कोई सोच भी नहीं सकता। वो चोर से कहती हैं, प्यासी हूं, जरा एक लोटा पानी पिलाना। ये तो गजब है। घर में चोर घुसा है और उन्हें अपनी प्यास की चिंता है। ये आत्मविश्वास का शिखर है। उन्होंने एक झटके में चोर और मालिक के पावर डायनामिक को ही बदल दिया। बिल्कुल, वो उसे एक खतरे के तौर पर नहीं बल्कि एक काम में हाथ बटाने वाले के तौर पर देख रही हैं। चोर घबरा गया। उसने कहा, मैं तो चोर हूं। परदादी ने कहा, हुआ करे, प्यासे को पानी तो पिला। कमाल है। और उन्होंने उसे कुएं से पानी लाने को कहा और हिदायत भी दी कि लोटे पर कपड़ा कसकर बांधना और पानी छान कर लाना। चोर जब पानी ले आया तो उन्होंने आधा पानी खुद पिया और आधा उसे पिला दिया। और फिर जो कहा वो इस किस्से का सार है। उन्होंने कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हो गए। अब बेटा, चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई पुलिस को बुलाने की धमकी नहीं दी, बस एक रिश्ता बना लिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद उस चोर ने चोरी छोड़कर खेती शुरू कर दी। ये किसी इंसान के मन को बदलने की एक सहज शक्ति है जो उपदेशों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। तो ये विरासत अब तीसरी पीढ़ी में पहुंचती है, लेखिका और उनकी बहनों तक। और परदादी की उस मन्नत का असर देखिए कि इन 5 बहनों में से किसी के मन में कभी लड़की होने को लेकर कोई हीन भावना नहीं आई। सबने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी,
लेकिन इनमें सबसे अनोखा किरदार है लेखिका की बहन रेणु का। हाँ, रेणु। वो जिद्दी थी, लेकिन उनकी जिद के पीछे एक तर्क होता था, एक दर्शन होता था। जैसे वो स्कूल से घर आने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करने को सामतशाही मानती थी। और भरी दोपहरी में पसीने से तरबतर पैदल घर आती थी। उनका मानना था कि जो थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में तय कर ले, वो दुनिया कैसे बदलेगा। ये सिर्फ एक जिद नहीं, एक राजनीतिक स्टैंड था। बिल्कुल। और उनका सबसे मशहूर किस्सा है बीए की परीक्षा का। उन्होंने इम्तिहान देने से ही मना कर दिया। परिवार ने समझाया, दोस्तों ने तर्क दिए, पर उनका एक ही सवाल था, पहले मुझे ये समझाओ कि बीए करना जरूरी क्यों है। अगर मुझे ये तर्क सही लगा तभी मैं इम्तिहान दूंगी। सोचिए, हम सब कितने सारे काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि सब करते हैं या क्योंकि वो जरूरी माने जाते हैं। रेणु उस जरूरी पर ही सवाल उठा रही थीं। वो हर काम के पीछे का उद्देश्य, उसका वाय जानना चाहती थी। अंत में पिता की खुशी के लिए उन्होंने जैसे तैसे परीक्षा दी और बस पास होने लायक नंबर ले आईं। रेणु के इसी तर्क पर टिके रहने का सबसे चरम उदाहरण है दिल्ली की बारिश वाला किस्सा। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। 1950 के दशक की बात है। दिल्ली में एक रात में 9 इंच बारिश हुई। सड़कें नदी बन गईं, ट्रांसपोर्ट ठप हो गया, स्कूल की बस भी नहीं आई। सबने कहा स्कूल बंद होगा, मत जाओ। लेकिन रेणु का वही सवाल, आपको कैसे पता? ये उनका तकिया कलाम था। वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं, अपने अनुभव पर विश्वास करती थीं। और वो 2 मील पैदल लबालब पानी में चलकर स्कूल पहुंच गईं। स्कूल का गेट बंद था। चौकीदार उन्हें देखकर हैरान रह गया। पर रेणु को कोई मलाल नहीं हुआ। वो चुपचाप 2 मील चलकर वापस घर आ गईं। और जब घरवालों ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था, तो उनका जवाब सुनने लायक था। हाँ, उन्होंने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? ये वाक्य इस कहानी की आत्मा है। बिल्कुल। ये जिद नहीं, ये अटूट आत्मविश्वास है। सफर उनका था, अनुभव उनका था, फैसला उनका था। नतीजा क्या हुआ, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। लेखिका लिखती हैं कि उस दिन उस सुनसान पानी से भरी शहर में अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाने का अनुभव कितना रोमांचक रहा होगा। सच में, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो पर्दे में रहकर अपनी बेटी का भविष्य तय करने वाली नानी से लेकर भरी बारिश में अकेले स्कूल जाने वाली रेणु तक, इस कहानी की हर महिला ने आजादी को अपने तरीके से परिभाषित किया और जिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि विद्रोह हमेशा झंडे उठाकर या नारे लगाकर नहीं होता। कभी-कभी आजादी के सबसे गहरे और क्रांतिकारी काम चुपचाप घर की चारदीवारी के भीतर होते हैं। एक आखिरी इच्छा के जरिए अपनी पढ़ाई की दुनिया बनाकर, एक चोर को बेटा बनाकर, या फिर बारिश में भीगा एक अकेले सफर के जरिए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली क्रांति दूसरों को बदलने में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत करने में है। और क्या ये छोटे छोटे निजी विद्रोही मिलकर समाज की बड़ी कहानी को धीरे धीरे बदलते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।